नमस्कार साथियों, मैं यशपाल रत्नू गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक को हमने पहले पढ़ रखा है, अच्छे से सागरभीत अध्ययन हमने किया है। जितने इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितने प्रकार के ये महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। आज हम प्रयास ये करेंगे कि आधे घंटे में हम इस टॉपिक को लगभग पूरा कर ले, समझ ले। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संधि। संधि को इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। दोनों शब्द शुद्ध है संधि के, ये किसी तरीके से इसको देखा जा सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये दोनों शब्द शुद्ध है, इसको हम जब व्यंजन संधि आएगी उसको पढ़ेंगे, तब यथो स्थान पर हम इसको समझेंगे। इसके बाद अगर हम संधि को ये देखें, काफी स्टूडेंट्स में ये होता है कि संधि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और उनको ये समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ एक भ्रांति है, उनका पूर्वाग्रह होता है। जबकि संधि मेरा मानना यह है कि संधि सबसे सरल और सबसे आसान, सबसे इजी टॉपिक है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को अगर लिया जाए हिंदी ग्रामर में तो वो होता है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण सबसे डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कहीं से भी अशुद्धि आ सकती है, उसको हमें छांट कर शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए संधि को समझने से पहले आप अपने दिमाग में ये फीड कर लीजिए, ये बिठा लीजिए कि संधि सबसे साइंटिफिक टॉपिक है। इसको हम फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक समझेंगे, आपको 100% पूरा समझ में आएगा। और इसमें कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं है, ना हमें इसको रटना है, सब कुछ समझेंगे। इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, उसके बाद में बड़ा उ, उसके बाद में री, उसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि का यही होता है कि इन स्वरों का मिलान किस तरीके से हो। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सुधा प्लस अंशु, सुधा प्लस अंशु, शब्द क्या बन जाएगा? सुधांशु। सुधांशु किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु है। कैसे बना? सुधा कहते हैं अमृत को, अंशु कहते हैं किरण को। वह जो अमृत की किरणों की बौछार करे वो होता है सुधांशु। इसका अगर हम विच्छेद करके देखते हैं, समझते हैं, यहाँ पे आ का स्वर, यहाँ पे अ का स्वर, अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। ये आगे आ का स्वर, यहाँ पे ये बन जाता है सुधांशु। अच्छा, इसमें इधर देखिए, यहाँ पे स्वर मिला है आ, यहाँ पे मिला है अ। इसी तरह से परीक्षा क्या बन जाएगा? परी प्लस इक्षा। यहाँ पे स्वर छोटी ई का, यहाँ पे स्वर बड़ी ई का। इस तरह से इन स्वरों का मिलान किसके साथ में हो, इसी क्रमबद्धता को स्वर संधि कहते हैं कि यह स्वर किस तरह से मिलाए जाए। अभी 11 स्वर है, 11 को आपस में इस तरह से मिलाने से टोटल कितने हो जाएंगे? 121। तो ले देखे स्वर संधि में हम अगर इनको एक एक करके पढ़े तो 121 सूत्र है, 121 फॉर्मूले हैं। ये जो एक स्वर माना जाता है, इसको संस्कृत का स्वर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृत से आया है, तो इसकी दीर्घ संधि में लिया नहीं जाता है काफी। तो 121 में ना होके 116-17 के समथिंग पूरे सूत्र बनते हैं स्वर संधि के, सिर्फ 116-17। हम इसको क्रमबद्ध करके सिर्फ 5 संधि में पढ़ेंगे स्वर संधि में, और उसी में इसको समझेंगे। 116-17 नियम हम नहीं पढ़ेंगे। हम अपने संधि टॉपिक में अब बढ़ते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की ओर अगर इसको जाए, इसकी तरफ बढ़े, तो संधि परिभाषा क्या होती है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ना कि 2 वर्णों के मेल को। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक शब्द होता है पान प्लस वाला, शब्द क्या बन जाएगा? पान वाला। शब्द होता है चौकी प्लस दार, क्या बन जाएगा? चौकीदार। अब इनमें 2 वर्णों का मेल तो हुआ, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। इन वर्णों का मेल हुआ है, लेकिन इन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार नहीं हुआ है। विकार यहां पर नहीं है, इसलिए इनमें संधि नहीं है। ये मूल शब्द हो गया, ये इसमें प्रत्यय हो गया, प्रत्यय के योग से ये शब्द बना, इसलिए इनमें संधि नहीं है। संधि कैसे हो जाएगी? जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, शब्द क्या बन जाएगा? गुरुपदेश।
गुरु प्रदेश। अब इसमें विकार हुआ है, क्या विकार हुआ है, यहां पर छोटा रू है, ये मात्रा छोटे रू की होती है, ये मात्रा जिसमें ये घुंडी वाला रू होता है ये बड़े बड़े रू की मात्रा होती है। यहाँ पे रू 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 का स्वर, यहाँ पे ऊ का, और यहाँ पे भी ऊ का, ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, इसलिए यहाँ पे हो गया बड़ा ऊ। शब्द शुद्धि में अक्सर पूछा जाता है गुरुपदेश कौन सा शुद्ध है, ये वाला या फिर ये वाला। हमें किसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊ का स्वर, यहाँ पे भी ऊ का स्वर मिलके क्या बन जाता है, बड़े ऊ का स्वर। हम इसको अभी दीर्घ संधि में पूरे नियम को पढ़ेंगे, लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा होता है, गुंडी वाला। ये बताने का तात्पर्य बस ये है कि काफी स्टूडेंट वो एक समझ लेते हैं कि रू ये होता है, जैसे कि पुरुष लिखेंगे, पुरुष में छोटा रू आएगा, ठीक है। रूप लिखेंगे, रूप में बड़ा रू आएगा। रुद्र लिखेंगे, रुद्र में छोटा रू आएगा। शुरू लिखेंगे, शुरू में बड़ा रू आएगा। शुरुआत में छोटा रू आएगा। इस तरह से ये छोटा रू और बड़ा रू होता है। अब हम बढ़ते हैं संधि की परिभाषा की ओर। संधि की परिभाषा हमने चर्चा की है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। हम लिखते हैं इसको, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैंने है के ऊपर बिंदी लगाई है, इसको भी काफी स्टूडेंट भूल कर देते हैं। होता क्या है, एक है लिखते हैं हम इस तरह से जिसके ऊपर बिंदी नहीं होती है, एक होता है जिसके ऊपर बिंदी होती है। फर्क इनमें क्या होता है, जिसका सब्जेक्ट एक वचन होगा उसके ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, जिसमें बहुवचन होता है उसके ऊपर बिंदी लगेगी। जैसे कि लड़का खाना खाता है, खाना खाता है। अब यहाँ पे लड़का क्या है, एक वचन है, अगर ये एक वचन है तो यहाँ पर बिंदी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं ये कर देता हूं, लड़के खाने खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं। यहाँ की क्रिया भी हो जाएगी बहुवचन, और यहाँ पे बिंदी लग जाएगी। बिंदी लगने का मतलब क्या है, बहुवचन। संधि की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सॉरी, सम प्लस धी। धी कहते हैं रेखा को। शब्द हो जाएगा सम का मतलब समान, और धी का मतलब रेखा। क्या होता है, धी का मतलब रेखा। जैसे शब्द होता है परिधि, परि का मतलब चारों तरफ, धी मतलब रेखा। वृत्त के चारों ओर की रेखा को क्या कहते हैं, परिधि। धी का मतलब रेखा। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, मेल या जोड़। इस क्लास को बस हम एज रिवीजन ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले संधि हमने अच्छी तरह से डीप और सागरभित पढ़ चुके हैं, तो बस बड़े बड़े हमें इसको पढ़ना होता है। अच्छा, एक और चीज देखिए, काफी एग्जाम पूछा जाता है, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संधि का विलोम, संधि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विच्छेद या विग्रह। दोनों का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। विग्रह का मतलब तोड़ना, विच्छेद का मतलब भी तोड़ना। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। संधि के प्रकार मैंने 3 मुख्य रूप से इसलिए बोला है क्योंकि कहीं कहीं पे एक हिंदी की संधि भी चलती है, वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना होता है। पहला होता है स्वर संधि, जिनमें दोनों ओर स्वर मिले। दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। व्यंजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्यंजन संधि। अच्छा, स्वर संधि के इसके बाद में आगे और 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा।
उसके बाद में गुण संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, उसके बाद में यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि, ये हो गए संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं इन संधि के प्रकारों की विशेषता कैसे क्या होती है। हम पहचानेंगे कैसे कि यह शब्द स्वर संधि का है या व्यंजन का है या विसर्ग का है। इसको पहचानने के लिए हम एक टेबल देखेंगे। टेबल को आपको समझने के लिए, याद करने के लिए बस करना क्या है, इस तरह से लिखते जाइए। ये स्वर, स्वर, यहां पे व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग और विसर्ग। यहां पे स्वर व्यंजन, यहां पे स्वर, यहां पे व्यंजन, यहां पे फिर से स्वर, यहां पे व्यंजन, यहां पे फिर से स्वर और यहां पे व्यंजन। क्या हो जाएगा इनका? इस तरह के उदाहरण जिनमें दोनों तरफ स्वर जुड़े, इधर भी स्वर जुड़े, इधर भी स्वर जुड़े, जैसे कि प्रतीत, प्रति प्लस ईत, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, कारावास, कारा प्लस आवास, अरावली, अर प्लस अवली, यथोचित, यथा प्लस उचित, वो होती है स्वर संधि। जैसे कि ये हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण। कौन सा हो जाएगा? जिसमें दोनों तरफ स्वर हो, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सोपसर्ग, स प्लस उपसर्ग, ये हो गया इसका उदाहरण। यहाँ पे स्वर कौन सा है? देखिए, स में स्वर है अ का स्वर, यहाँ पे उ का, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। इसके अलावा देखिए, वाणी प्लस औचित्य, औचित्य, यहाँ पे ई का स्वर, यहाँ पे ओ का स्वर। इस तरह की संधि हो जाएगी स्वर संधि। उसके बाद में चाहे अगर स्वर जुड़, स्वर या व्यंजन या स्वर या दोनों तरफ व्यंजन हो, ये हो जाते हैं तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण। किसके? व्यंजन के, व्यंजन संधि। उसके बाद में अगर इधर विसर्ग हो दोनों तरफ और उस विसर्ग के बाद में अगर स्वर जुड़ो, चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन जुड़ो, क्या बन जाएगा? विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के उदाहरण जैसे कि जगदीश हो गया, दिग्गज हो गया, ऋग्वेद हो गया, ये सारे किसमें हो जाएंगे? इसमें। अब अगर इसमें समझने की बात यह है कि अगर आपको समझना हो इसको यहां से समझिए कि स्वर संधि कब होगी? जब दोनों तरफ स्वर जुड़ेंगे, चाहे इधर भी स्वर हो, इधर भी स्वर हो। प्रथम पद में और द्वितीय पद में दोनों तरफ अगर स्वर है तो हो जाएगी स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि में क्या जुड़ेगा? स्वर के बाद में व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद में स्वर हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद में व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद में अगर स्वर और व्यंजन हो तो हो जाएगी विसर्ग संधि। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली संधि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम करके देखते हैं। दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा, विस्तृत। दीर्घ संधि। दीर्घ का विलोम शब्द हो जाएगा लघु। इसका समानार्थी शब्द होता है दीर्घ का गुरु। गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। एक इसका मतलब हसु भी होता है, हसु का मतलब छोटा। दीर्घ संधि, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? हमने देखा था कि स्वर देखे थे कि अ, उसके बाद में आ, ई, उ, ठीक है। उसके बाद में री, ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर है। अब दीर्घ संधि में हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो स्वर है ये संस्कृत से आया हुआ स्वर है, ठीक है। कुछ इसीलिए कुछ विद्वान हिंदी में 10 स्वर ही मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं। जो 11 मानते हैं वो इसको साथ में शामिल करते हैं, जो 10 मानते हैं वो इसको बाहर निकालते हैं। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है कि इसमें समान स्वर जुड़ेंगे। जैसे कि अगर अ और अ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ। अगर आ प्लस आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आ प्लस अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अ प्लस आ जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। इस तरीके से, चारों तरीके से, किसी भी तरीके से जुड़ो। जैसे कि अ प्लस अ क्या हो जाएगा? अर प्लस अवली। अर प्लस अवली शब्द क्या बन जाएगा? अरावली। अरावली का मतलब, अर का मतलब होता है पर्वत, अवली का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति या रेखा। पर्वतों की पंक्ति अरावली। हिम प्लस आलय, यहाँ पे
अ का स्वर आलय, हिम प्लस आलय हिमालय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ बर्फ का जो घर है उसको कहते हैं हिमालय। अब हम ये जो चार सूत्र बने हैं, इन चार सूत्रों को इस तरह से याद ना करके एक ही सूत्र लिखते हैं, क्या? अ या आ का मेल अगर अ या आ के साथ में होगा तो क्या बन जाएगा? आ। सिंपली क्या देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अ को चाहे अ के साथ मिलाओ, अ को आ के साथ मिलाओ, इस आ को चाहे अ के साथ में या आ के साथ में, ये हो गया। इसमें चारों सूत्र इसमें मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह से अगला होता है ये ई वाला ई। इसी तरह ई को भी हम लिख लेंगे ऐसे, ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। इसी तरह से ऊ का छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ये तीन हो गए इसके नियम दीर्घ संधि से। एक संस्कृत में नियम ये भी चलता है कि री प्लस री जुड़ेंगे, री प्लस री बराबर री हो जाता है। जैसे कि होत्री प्लस रिकार, होत्री में भी री के स्वर तो क्या शब्द बन जाता है? होत्रिकार। वो हमारे हिंदी में नहीं पढ़ा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किए हैं सारे एग्जाम्पल। अब हम कुछ इसके रिवीजन के तौर पे महत्वपूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि हिम प्लस अद्री हिमाद्री, क्या बन जाएगा? हिम का मतलब होता है बर्फ, अद्री का मतलब चोटी, हिमाद्री मतलब बर्फ की चोटी, हिमालय की पर्वत शिखर की चोटी। कारावास, कारावास शब्द क्या बन जाएगा? कारा प्लस आवास। कारा कहते हैं कैदी को, जेल में रहने वाले कैदी को कहते हैं कारावास। अच्छा, शब्द कैसे बना देखिए। हमारा नियम क्या है कि अगर आ और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? आ। कैसे? यहां पे स्वर है आ का, राम है, और यहां पे स्वर है आ का। अगर किसी को रा वाला मेथड समझ में नहीं आया तो ये क्या होता है, जिसमें रा है किससे बना है? हलंत वाला र प्लस आ का स्वर, क्या बन गया? ये वाला रा। ठीक है, तो यहां पे अगर ये वाला आ और ये वाला आ जुड़ के क्या बन जाएगा? ये आ। तो ये वाला स्वर लग जाएगा इसमें कारावास में, शब्द बन जाएगा कारावास। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि स सावयव, स प्लस अवयव, स प्लस अवयव। अवयव का मतलब होता है हिस्सा या भाग। स का मतलब साथ में, किसी भाग, हिस्सा या अंश के साथ में जो चीज होती है उसको कहते हैं सावयव। यहाँ पे स्वर है स का मतलब अ का स्वर, और यहाँ पे अ का स्वर। हमने देखा है अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आ का स्वर लग जाए किसमें? इस स में, शब्द आ गया सा, सावयव, पीछे वाला अवयव, ये सावयव जुड़ गया। और एग्जांपल करके देखते हैं हम। प्रति प्लस ईत, प्रति प्लस ईत शब्द क्या बन जाएगा? प्रतीत। परि प्लस इक्सा, गलती ज्यादातर यहीं पे होती है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, इक्सा, यहाँ पे विद्यार्थी, यहाँ पे छोटा इक्सा कर देंगे, यहाँ पे गलती हो जाती है। इनको स्पेशली याद रखने का होता है, इसमें बड़ा ही होता है। ज्यादातर अगर ई के बाद में ये वाला स आएगा, सक्रिय वाला स, तो उसमें चाहे इक्सा हो गया, इक्सक हो गया, तो उसमें बड़ी ई ही आएगी। ठीक है, तो परि प्लस इक्सा क्या हो जाएगा? परीक्षा। परीक्षा शब्द दो तरह के होते हैं। एक होता है ये वाला परीक्षा, जिसका अर्थ होता है एग्जाम या परख। एक होता है छोटी ई वाला परीक्षा, इसका अर्थ होता है पंख या कीचड़, युग्म शब्द होता है ये, पंख या कीचड़। इस परीक्षा का अर्थ कीचड़। तो हमेशा परीक्षा में लिखना है बड़ी मात्रा। क्यों? याद कैसे रखोगे? परि प्लस इक्सा। कारावास, कारा प्लस आवास, कैदियों का आवास, कारावास। नारायण देखते हैं, नारा प्लस अयन, क्या हो जाएगा? नारायण। आपका सवाल होगा यहाँ पे अयन का ण कैसे हो गया? ये एक इसमें व्यंजन संधि का भी नियम लगता है कि अगर री रस हो उसके बाद में कहीं पर भी र हो तो न का ण हो जाता है। जैसे कि कृष्ण में, शोषण में, पोषण में, शूर्पणखा वाले उदाहरण में होता है, वैसे इसमें भी हो जाता है। हुतासन,
हुतासन पर्यायवाची आग का, हुतासन को कहते हैं आग को। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? हुत प्लस आसन, हुत प्लस असन, असन कहते हैं भोजन को, हुत कहते हैं यज्ञ में जो हविष्य दी जाती है, हवि दी जाती है, उसको कहते हैं हुत, हुत प्लस असन। यहाँ पे स्वर कौन सा हो गया? अ का स्वर, यहाँ पे स्वर अ का, और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ, ये हो गया हुतासन आ। जैसे कि एक एक शब्द होता है कुशासन, इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है कु का अर्थ होता है बुरा, जिसका शासन बुरा हो उसको कहते हैं कुशासन। अच्छा, इसका संधि में क्या हो जाएगा? कुश प्लस आसन, कुश कहते हैं घास को, कुश प्लस आसन, घास से बना जो आसन हो वो हो जाएगा कुशासन। और एग्जांपल देखते हैं, एक शब्द देखते हैं भूधर्व, भू प्लस उधर्व, क्या बन जाएगा? भू, यहां पे ऊ का स्वर, यहां पे ऊ का स्वर, मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा? भूधर्व। ठीक है, भूधर्व मतलब ऐसी भूमि जो ऊपर हो, भूधर्व। ठीक है, आगे देखते हैं शशांक, सस प्लस अंक, सस प्लस अंक, यहां पे स्वर कौन सा है? अ का, यहां पे अ का, मिलके क्या बन जाएगा? आ। शशांक किसको कहते हैं? चंद्रमा को, चंद्र को। क्यों कहते हैं? जब चंद्रमा को देखते हैं तब वो देखने में ऐसा लगता है कि उसकी गोद में हो खरगोश, सस कहते हैं खरगोश को, अंक कहते हैं गोद को, शशांक क्या कहते हैं? अंक के और भी अर्थ होते हैं, अंक का मतलब एक गणित का अंक भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब शरीर का हिस्सा भी होता है, एक नाटक का जो भाग होता है उसको भी अंक कहते हैं, दाग या धब्बा होता है उसको भी अंक कहते हैं। ये इसके अनेकार्थक शब्दों में आ जाते हैं। एक शब्द होता है क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक, क्या बन जाएगा? क्वथनांक। क्वथनांक का अर्थ होता है कि पानी एक निश्चित तापमान जहां पर पानी उबलने लग जाए या फिर कोई भी द्रव होता है वो उबलने लग जाए उसको कहते हैं क्वथनांक। क्वथन प्लस अंक, इसमें भी अ का स्वर, यहाँ पे अ का स्वर जुड़ के क्या हो जाएगा? आ, क्वथनांक, ये हो जाएगा। मिष्ट प्लस अन, मिष्ठान, इसमें भी दीर्घ संधि होती है। और एग्जांपल देखते हैं, एक शब्द होता है योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, शब्द क्या बन जाए? यहां पे स्वर है बड़ी ई का, यहां पे बड़ी ई का, हमने देखा है ये बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई। शब्द क्या बन जाएगा? योगीश्वर। किसको कहते हैं? शिव को, शिव को कहते हैं योगीश्वर। एक और शब्द अक्सर हमारे सुनने में आता है योगेश्वर, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, योग प्लस ईश्वर, ये गुण संधि का है। ठीक है, योग प्लस ईश्वर, यहाँ पे अ का स्वर, यहाँ पे ई का स्वर, मिलके क्या बन जाएगा? ए का स्वर, तो क्या बन जाएगा? योगेश्वर। योगेश्वर किसको कहते हैं? कृष्ण को, कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर, योगियों का जो ईश्वर है उसको कहते हैं शिव, और जो योग का जो ईश्वर है वो है कृष्ण। हमने दीर्घ संधि के बड़े बड़े एग्जाम्पल जो है वो हमने महत्वपूर्ण देख लिए। अब हम बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। अगली हमारी महत्वपूर्ण संधि है गुण संधि। एक ऊ वाला एग्जाम्पल है कि उसको देख लेते हैं, जैसे कि वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, यहाँ पे स्वर कौन सा है? ऊ का, यहाँ पे कौन सा है? ऊ का, मिलके कौन सा बन जाएगा? बड़ा ऊ। लिख लो वापस, ये व का हो गया, यहाँ पे व। अब इसमें से ये वाला स्वर निकल गया तो पीछे क्या बचा? आधा ध, हलंत वाला। इस हलंत वाले ध में ये वाला स्वर लगाएंगे बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा? वधु। ये वाला ऊ का स्वर मर्ज हो गया, इसमें पीछे क्या बचा? ये वाला, तो वधुत्सव। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? वधुत्सव। वधुत्सव में से सब ये मात्रा आती है बड़ी। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि विष्णु प्लस उपाख्यान, विष्णु प्लस उपाख्यान। उपाख्यान का मतलब होता है कथा या फिर कहानी, उसको कहते हैं उपाख्यान। देखिए यहाँ पे ऊ का स्वर, यहाँ पे ऊ का स्वर,
ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़े ऊ का स्वर। वापस करके देख लिए, विष्णु, यहाँ पे ये ण बचा, ण में से ऊ का स्वर निकल गया, पीछे क्या बचा, हलंत वाला ण। अब हलंत वाले ण में ये वाला स्वर जुड़ेगा ऊ, बड़ा ऊ का, तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला विष्णु। ये ऊ वाला मर्ज हो गया, इसमें पीछे क्या बचा, पाख्यान, तो विष्णु पाख्यान। अगर आपके शब्द शुद्धि में शब्द आए विष्णु पाख्यान, तो इस बड़े को देख के छोटा न कीजिए, विष्णु में छोटा आता है लेकिन विष्णु पाख्यान में शब्द ये मात्रा बड़ी आएगी। जैसे कि गुरु उपदेश करके देख लेते हैं। गुरु उपदेश में क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश। गुरु में रू होगा छोटा प्लस उपदेश, उपदेश में मिलकर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे छोटा रू, यहां पे ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये वाला छोटा रू है बिना गुंडी वाला, अगर गुंडी वाला लगेगा तो हो जाएगा बड़ा, गुरु उपदेश। तो सब शुद्धि में अगर आपके सामने ये वाला आए इस तरह से, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये शुद्ध शब्द कौन सा है, ये वाला गुरु उपदेश या ये वाला गुरु उपदेश, शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा रू है। बड़ा रू कैसे हुआ, गुरु में छोटा और उसके साथ उपदेश जुड़ा तो ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी, ये हो जाएगा गुरु उपदेश। इसी तरह से हम और एग्जांपल करके देख लें, जैसे कि पुरुष, पुरुष में आता है छोटा रू, रूप में आता है बड़ा, ठीक है, रुद्र में आता है छोटा, जरूरत में आता है छोटा, उसी तरह से शुरू में आता है बड़ा, शुरुआत में आता है छोटा, गुरु में आता है छोटा, गुरु उपदेश में आता है बड़ा, जैसा कि अभी हमने देखा है, इसमें आता है बड़ा। ये रू का होता है, काफी स्टूडेंट्स इससे अनभिज्ञ होते हैं। हमने स्वर संधि कर ली है, अब हम बढ़ते हैं अपने गुण संधि की ओर। अगली संधि करके देखते हैं गुण संधि। गुण संधि के नियम क्या हो जाएंगे, हमने 11 स्वर लिखे थे, 11 स्वर में से हमने अ का देख लिया, समान स्वरों को आपस में मिला के देख लिया। अब हम मिला के देखेंगे 11 स्वरों में से असमान स्वरों को आपस में मिलाएंगे, उससे क्या विकार विकृति होती है, वो गुण संधि होती है। जैसे कि अब हम लिखेंगे अ या आ के साथ में अगर हम ई को मिलाएंगे, छोटी या बड़ी, तो क्या हो जाएगा ए। अ या आ के साथ में अगर अगर ऊ या ऊ को मिलाएंगे, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा ओ। अ या आ के साथ में ई ऊ और इसके बाद में अगला स्वर कौन सा होता है, री। अगर हम इसके साथ में री को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अर, ये शब्द बन जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल करके देखते हैं, ये हमारा नियम है। और आज जैसे कि महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, देखिए हमारे यहां पर आ गया आ का स्वर, मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं। देखिए यहां पे स्वर, यहां पे हो गया आ का स्वर और यहां पे ई का स्वर, ये आ और ये ई मिलके क्या बन जाएगा ए का स्वर, ये हो गया ए। किसके ऊपर लगाना हमें, ए। अब इस हा में से आ का स्वर निकला, ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, हलंत वाला ह। हलंत वाले ह में जब ये वाला स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला हे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, ये वाला आ गया, ये वाला स्वर लगाने के बाद, और पीछे वाला इंद्र, ई मर्ज हो गया, इसमें पीछे क्या बचा अनुस्वार, और ये महेंद्र, महान है जो इंद्र।